नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये हमारा जो टॉपिक है मौर्य एम्पायर, ये हमारा इतिहास से रिलेटेड है, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और चूंकि हिस्ट्री में चीज़ें ज़्यादातर फैक्चुअल होती है और तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम कहानी के रूप में समझें, आसान रूप में समझें, जिससे कि हमें ज़्यादा चीज़ रटना ना पड़े, है ना। और टाइमलाइन के हिसाब से भी चलेंगे। तो इसकी शुरुआत हमारा कुछ इस प्रकार होती है। जो हमारा मौर्य एम्पायर है, ये एक महाजनपद, यानी कि हम जैसे कि आप लोग मैप में भी देख रहे हैं, मगध जो हमारा एक महाजनपद है, इससे इसकी शुरुआत होती है, जो कि 16 महाजनपद में से उस समय मतलब 600 BC की बात हो रही है। लेकिन ये जो बात है अभी हम बात कर रहे हैं 600 BC टू लेकर 3 to 4 सेंचुरी की BC की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो महाजनपद में से एक मगध जो था हमारा, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसके पास सैन्य शक्ति ज़्यादा थी, मिनरल्स ज़्यादा थे। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी पावरफुल था। तो वहाँ पे जो था हमारा नंद डायनेस्टी, यानी नंद वंश का उस समय राज था। और उसका वहाँ पे जो राजा राज करता जिसका नाम था धनानंदा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरे व्यक्ति की हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की, जो कि उस समय टीचर ऑफ तक्षशिला, यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे। वेंट टू द पाटलिपुत्रा टू गिव द न्यूज टू धनानंदा अबाउट अलेक्जेंडर कमिंग टू इंडिया अराउंड 320 BC। तो जो ये हमारे आचार्य चाणक्य जो है वो जाते हैं, पाटलिपुत्रा जाते हैं, किसके दरबार में, धनानंद के दरबार में। और तभी वो सिकंदर के आने की सूचना देते हैं, किसे, धनानंद को। लगभग 320 BC की बात हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए, चूंकि वो पाटलिपुत्र इसलिए जाते हैं क्योंकि चाणक्य को हमें पता रहता है कि मगध ही एक ऐसा राज है जो कि लड़ सकता है, किससे, अलेक्जेंडर से लड़ सकता है। बाकी सबके पास उतना पावर नहीं है ना, क्योंकि सैन्य शक्ति काफ़ी ज़्यादा था, बड़ा, किसका, मगध का। तो तभी वो जाते हैं दरबार में, लेकिन कुछ ऐसा खास प्राप्त नहीं होता है। और जबकि अपमान होना पड़ता है चाणक्य को, तभी वो वहाँ पे क्या करते हैं कि आगे हम देखते हैं। चाणक्य टूक एन ओथ ऑफ रिवेंज। तभी चाणक्य क्या है कि शपथ लेते हैं ना उस समय कि मैं तुम्हें इस गद्दी से हटा दूंगा और यहाँ पे कोई ऐसे योग्य व्यक्ति को बैठा दूंगा, है ना। तो इस चीज़ का वो शपथ लेते हैं। तभी शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य काल की। और जो कि चंद्रगुप्त जो है वो राज किया था लगभग 322 से लेकर 298 BC तक, इतने समय तक उसने राज किया, है ना। तो तभी चाणक्य फाउंड अ बॉय। तो तभी चाणक्य को एक लड़का मिलता है, वो मतलब खोज में निकल देते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल देते हैं कि जो उस पद पे बैठने लायक हो, राजा के रूप में हो, है ना। तो तभी उसको जो चाणक्य को उसकी मुलाकात होती है, किससे, उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय मौर्य नहीं था, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त से मुलाकात होती है। और तभी वो क्या, आगे हम देखते हैं। चाणक्य ट्रेंड चंद्रगुप्त इन तक्षशिला। चाणक्य क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं तक्षशिला में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो अपने साथ ले जाते हैं उसे, और ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, और उसे अच्छे तरह से ट्रेन करते हैं ना। उसके बाद चंद्रगुप्त स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट धनानंदा। उसके बाद युद्ध छेड़ देता है चंद्रगुप्त जो है अपने गुरु के साथ मिलकर, यानी चाणक्य के साथ मिलकर। और भी जो पाटलिपुत्रा के जो लोग थे, आम जनता थी जो कि नाराज थी राजा से, और भी जो धनानंद के अगेंस्ट थे, वो सभी लोग एक साथ मिलकर क्या की, युद्ध छेड़ देते हैं। लेकिन कुछ खास चीज प्राप्त नहीं होते। इन द फर्स्ट फ्यू वॉर्स ही वॉज डिफीटेड बट लेटर ही कॉन्क्वर्ड ए स्मॉल किंगडम। तो शुरुआती में वो युद्ध हार जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, ही कॉन्क्वर्ड गांधार फॉर द फर्स्ट टाइम एंड चंद्रगुप्त बिकम द किंग। तो शुरुआती में तो वो डायरेक्ट आक्रमण करने पे क्या है कि हार जाते हैं ना, पाटलिपुत्र पर सीधा आक्रमण करते हैं। लेकिन बाद में वो अपने प्लान को चेंज करते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य को जीतने की कोशिश करते हैं। जो कि पहला राज्य वो जीतते हैं गांधार, है ना। गांधार का राजा था, क्या नाम था इसका, आम्भिक, है ना। तो गांधार को कहीं ना कहीं एक देशद्रोह राज्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसने अलेक्जेंडर सिकंदर से हाथ मिलाया था। और तभी वो गांधार पे का राजा कौन बन जाता है, चंद्रगुप्त बन जाता है ना। चंद्रगुप्त बन जाता है गांधार का राजा। उसके बाद देन ही डिफीटेड धनानंदा एंड बिकम द किंग ऑफ मगध। तभी क्या है कि चंद्रगुप्त धनानंद को हरा देता है, पराजित कर देता है। उसके बाद वो बन जाता है मगध का राजा बन जाता है। मगध जो हमारा है साउथ ऑफ रीजन ऑफ बिहार में आता है, यानी कि दक्षिण भाग, जो बिहार का दक्षिण भाग है उस वहाँ वही एरिया हमारा क्या कहलाता है, मगध कहलाता है। यानी कि जो हमारा गंगा नदी बहती है उसका दक्षिण, है ना, साउथ रीजन। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डायनेस्टी बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो धीरे धीरे है ना, जो डायनेस्टी है उसको धीरे धीरे बड़ा किया जाता है और कहीं ना कहीं एक एम्पायर बनाने की तरफ आगाज करता है। और एक्सपेंशन धीरे धीरे होती है ना, छोटे छोटे जो राज्य है उसको जीतते चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। आगे देखते हैं अब हम। चंद्रगुप्त बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर
चाणक्य बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य चूंकि एक गुरु भी थे, साथ ही साथ वो चीफ एडवाइजर के रूप में बन जाते हैं, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर का भी उनको सभी एक ही पद है और मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके बाद चंद्रगुप्त मैरिड दुर्धरा द डॉटर ऑफ धनानंद। उसके बाद चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है किससे? दुर्धरा से हो जाती है, जो कि धनानंद जो पाटलिपुत्रा नंद वंश का उस समय अंतिम से, जैसे कि हमने बात किया ऊपर, तो धनानंद की बेटी से शादी कर लेता, दुर्धरा जिसका नाम था। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर एंड मैरिड हिज डॉटर हेलिना। और जैसे ही एक्सपेंशन करता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज को, यानी कि एक एम्पायर बनाने में, तो साथ ही साथ उस समय जो सिकंदर का एक व्यक्ति था, यानी कि सिकंदर तो उस समय चला जाता है वापस, सारी छोड़ देता है वो अपने दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो उसे क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देते हैं और तभी समझौता के रूप में उनकी बेटी से शादी कर लेता है। मतलब सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी होता है जिसका नाम था क्या? हेलेना, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की शादी हो जाती है ना। और साथ ही साथ जो वो क्षेत्र था, यानी कि हिंदू कुश पर्वत तक जो भी क्षेत्र था वो सभी चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर फ्रॉम हिंदू कुश इन नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद जो अभी मौर्यन एम्पायर आप पूरी तरह से, शुरू में क्या था, छोटा था, है ना, एक्सपेंशन होता है धीरे धीरे एम्पायर के रूप में हो जाता है। और हिंदू कुश पर्वत नॉर्थ वेस्ट रीजन की हम बात करें, यानी कि जो अभी का हमारा अफगानिस्तान तक है ना, तो उस तक फैल जाता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश इन ईस्ट, बांग्लादेश हमारा लेते हुए अप टू कर्नाटका इन साउथ ऑफ इंडिया। उसके बाद कर्नाटका हमारा साउथ रीजन तक पूरा हमारा क्या है, एम्पायर, मौर्यन एम्पायर बन जाता है ना। अब आगे हम देखते हैं, फाइनली चंद्रगुप्त लेफ्ट होम एंड बिकेम पार्ट ऑफ द जैन रिलीजन। तो धीरे धीरे समय बीतता है और एक समय आता है कि चंद्रगुप्त सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या है कि घर छोड़ छाड़ के या जो भी राजा का जो पद छोड़ छाड़ के वो चले जाते हैं और जैन धर्म अपना लेते हैं ना। और अन्न जल सब कुछ त्याग करके उनकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था जिसका नाम था हमारा क्या, बिंदुसार, है ना। बिंदुसार की बात हो रही है, जो कि राज किया था 297 से लेकर 273 BC तक। तो अब इसकी हम बात करते हैं। तो सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। तो बिंदुसार के पीछे भी एक कहानी है कि इसके नाम के पीछे की जैसा कि चाणक्य जो थे गुरु, वो पॉइजन के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया करते थे, जिससे कि क्या होता था कि अगर कभी कोई पॉइजन दे, जहर दे चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उस पर असर ना करे, है ना। तो इसलिए वो खुराक के रूप में थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो एक दिन क्या है कि दुर्धरा जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी वो खा लेती है जहर को और तभी वो बीमार पड़ जाती है, यानी कि मरने लायक हालत हो जाता है, लेकिन साथ में वो पेट से भी होती है। तो लेकिन चाणक्य किसी प्रकार बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन जहर का एक बूंद है ना बिंदुसार के सर पे वो चिन्ह के रूप में छूट जाता है और तभी से उसका नाम हो जाता है क्या, बिंदुसार, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार कहानी है बिंदुसार के नाम के पीछे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कंसोलिडेटेड द होल एम्पायर। वो क्या करता है कि एक्सपेंशन की वजह, एक्सपेंशन तो ऑलरेडी था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वो कंसोलिडेट करता है, यानी कि चीजें किस प्रकार रन करेगी अच्छे तरीके से, उसको मजबूत करता है ना। जो भी कानून है, चीजों को व्यवस्था को मजबूत करने की काम कौन करता है, बिंदुसार करता है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, द सन ऑफ बिंदुसार वेयर सुशीमा एंड अशोका मोर एंड मोर। और बिंदुसार का बहुत सारा बेटा होता है, लेकिन साथ में दो खास बेटा की हम बात करेंगे, वो सुशीमा की बात कर रहे हैं, अशोका की बात कर रहे हैं। बिंदुसार चाहता था कि हमारा सुशीमा राज गद्दी पे बैठे, है ना, राजा बने, लेकिन अशोका को भी में भी कभी कहीं ना कहीं वो जानता था कि इसमें भी क्षमता है राजा बनने का। और ऐसा कहा जाता है कि आगे हम देखते हैं, इट इज सेड दैट द अशोका किल्ड हिज ब्रदर्स एंड सेट ऑन द थ्रोन। और ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने अपने भाई को मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अशोका राजा बन जाता है और अशोका का जो राज्य है वो चलता है 273 से लेकर 232 BC तक। तो अशोका हमारा काफी एक इम्पोर्टेंट राजा है मौर्यन एम्पायर का। द सन ऑफ बिंदुसार, किसका बेटा हमारा था, बिंदुसार का, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय कंक्यूरिंग ओवर कलिंगा नाउ उड़ीसा। और क्या करता है, उस समय तो जो राज्य था वो तो था ही, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। और जो कि कलिंगा उस समय पार्ट नहीं था, यानी उड़ीसा जो अभी का उड़ीसा है वो उस समय पार्ट नहीं था मौर्यन एम्पायर का, उसे भी वो क्या जीत लेता है, कौन, अशोका। उसके बाद द कलिंगा वॉर वॉज हेल्ड इन 261 BC। कलिंगा वॉर उस समय 261 BC में होता है, जो कि काफी निर्णायक, अशोका के जीवन को लेकर अगर हम बात करें तो काफी निर्णायक ये युद्ध था। क्योंकि क्या होता है उसके बाद, द कलिंगा वॉर वॉज अ लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट फॉर अशोका।
सो दैट्स वेरी ट्रू कि अशोका के लिए लाइफ चेंजिंग वॉर था, क्योंकि उसके बाद देयर आफ्टर अशोका ज्वाइन बुद्धिज्म। उसके बाद क्या होता है कि युद्ध में, कलिंगा वॉर में इतना खून खराबा होता है, इतना लोग मरते हैं कि सभी चीज़ को देखते हुए अशोका का कहीं ना कहीं अंदर से मन बदल जाता है और इस चीज़ को देखते हुए वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म अपना लेता है और कहीं ना कहीं जो वायलेंस है उसको कम कर देता है एक हद तक। उसके बाद अशोका के समय में ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका इन पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में हमारा तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, अशोका के द्वारा ही ये करवाया गया था, है ना। उसके बाद इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक महावंशा एंड दीपवंशा थिंग्स आर रिटन अबाउट अशोका। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट ये दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, महावंशा और दीपवंशा, तो इसमें हमारा अशोका के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है ना। अब आगे देखते हैं। सो ही कार्व्ड मोरल एडिक्ट्स, हम अशोका की बात कर रहे हैं, लॉज एंड टीचिंग्स इनटू रॉक्स, मैसिव स्टोन पिलर अक्रॉस हिज एम्पायर। सो बौद्ध धर्म और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारे जैसे कि पत्थर में जो भी शिक्षा है उसको लिखवाना, है ना, स्टोन पिलर्स को बनवाना या और भी चीजें हैं जो कि उसने मोरल एडिक्ट्स करवाना। तो इस तरह से वो अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि एक लंबे समय तक रहे या लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये चीजें वो किया करता था। कौन? अशोका, है ना। द अशोका पिलर एट सारनाथ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और इसमें से हम एक सबसे बड़ा उदाहरण है अशोका पिलर जो कि सारनाथ में है, जो कि अभी हमारा क्या है, अशोक, ये जो नेशनल एम्बलम इंडिया का हमारा जहाँ पे हमारा है उसमें हमारा जो एम्बलम है उसमें हमारा है कि शेर का चित्र है और साथ ही साथ हमारा उसमें जो हमारा चक्र है वो भी दिया है। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी है हमारा। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, ऑलमोस्ट 30 एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका टाइम आर कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। तो उस समय काफ़ी इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते हैं अशोका के द्वारा, जो कि कार्व्ड किए जाते हैं पत्थर पे, शिक्षा के रूप में या हम कह सकते हैं एक यादें के रूप में अपने बारे में वो बताते रहा है, चीज़ों को लिखवाता है ना, जिससे कि वो रह पाए चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, तो लगभग 30 एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस उस समय लिखवाए गए। उसके बाद द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका वेयर प्राइमरली रिटन इन प्राकृत। तो कौन से भाषा में लिखे गए इंस्क्रिप्शंस? हमारे प्राकृत यानी लोकल लैंग्वेजेस में लिखे गए, है ना। उसके बाद आगे द अशोका सन महेंद्र एंड द डॉटर संघमित्रा वेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो अशोका का जो बेटा था महेंद्र और दूसरा जो बेटी संघमित्रा है ना, वो श्रीलंका जाती है क्या चीज करने के लिए? बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, है ना। तो अपने बेटा को और बेटी को भेजता है। साथ ही साथ जो अपने दरबार में जो भी सैन्य लोग थे या ग्रुपिंग बना के या संस्था और भी चीजों और भी लोगों को बना के वो क्या करता है कि बुद्धिज्म को किस प्रकार प्रचार प्रसार किया जाए इसको लेके वो काफी सजग था और इसको बढ़ावा देने के लिए वो लोगों को भेजता है अपने दरबार से, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो हमारा राजा आया था अशोका के बाद वो आ जाता है दशरथा, है ना। दशरथा की बात करेंगे। इसने राज किया 232 से लेकर 224 तक, तो इतने समय तक उसने राज किया, जो कि किसका बेटा था? ग्रैंडसन ऑफ अशोका, यानी कि बेटा नहीं था, पोता था। अशोका का पोता हमारा दशरथ था। उसके बाद अगला जो हमारा कुछ ये सब जो भी राजा बनता है ये कुछ ऐसा खास करता नहीं है ना, तो इसका हम सिर्फ नाम और डेट नहीं याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो राजा बनता है मौर्य एम्पायर का संप्रति, है ना, जो कि राज किया 224 से लेकर 215 BC तक। और ये किसका? चचेरा भाई था, है ना। किसका? दशरथा का। दशरथा का चचेरा भाई हमारा संप्रति होता है ना। हम इसमें डेट याद रखेंगे, तो मसीह में रखेंगे अपने डेट को और राजा का नाम याद रखेंगे। आगे जो हमारा 40 चुका है ना, इसने राज के 215 से लेकर 202 BC तक। ये हमारा था किसका बेटा? संप्रति का, है ना। आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा राजा बना देव बर्मन। ये 202 से लेकर 195 BC तक राज किया। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चीज है नहीं, फैक्ट्स है। उसके बाद शतधन्वन ये हमारा राजा बना। उसके बाद ये 195 से लेकर 187 BC तक इसने राज किया। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट राजा बना बृहदत्त, तो इसे अंतिम शासक माना जाता है ना। 187 लेकर 185 BC तक इसने राज किया और ये हमारा अंतिम शासक माना जाता है बृहदत्त। उसके बाद देखते हैं आगे हम, तो आगे हमारा लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर माना जाता है कौन? बृहदत्त, है ना। और ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ पुष्पमित्र शुंगा। और ये अपने ही कमांडर इन चीफ के द्वारा पुष्पमित्र शुंगा जिसका नाम होता है उसके द्वारा मार दिया जाता है। बृहदत्त की मौत हो जाती है, उसको उसकी खात्मा कर दी जाती है ना, इसी व्यक्ति के द्वारा, पुष्पमित्र शुंगा के द्वारा, जो कि आगे चल के एक कौन से डायनेस्टी
की शुरुआत करता है, शुंगा डायनेस्टी, है ना। उसके बाद मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। तो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने समझा, मौर्य साम्राज्य के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से समझा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।